ओके तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वी कैन से इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट किसे कहते हैं ना। सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है, फिर कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, क्या होता है, उनकी भी हमको सारी डिटेलिंग देखनी है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक बना है इलेक्ट्रॉन से। बहुत ध्यान से, हम बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉनिक मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन से, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट मतलब क्या होता है उसमें? इट इज़ इन दिस इफ़ेक्ट इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जो एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब एक बात बताइए, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में, उन एटम्स के बीच की बॉन्डिंग कौन करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ नहीं होते ना कभी भी। हमेशा जो एटम्स के बीच में, दो एटम के बीच में आपस में जो बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो बॉन्डिंग हमेशा कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो अब हमको करना क्या है इन इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? मान लो एक कोई मेरा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है ए बी, ध्यान से समझना, ठीक है। ए बी एक कंपाउंड, इसमें दो एटम है ए और एक एटम है बी, है ना। ए बी के बीच में बॉन्ड है जब भी तो कंपाउंड बनेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है? बॉन्ड है, मतलब क्या? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब ए और बी, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, अब क्या होगा कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्डिंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं, उनकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। मूवमेंट होगी मतलब वो किधर न किधर मूव करेंगे, शिफ्ट होंगे। चलिए सपोज़ करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए बी की तरफ। ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें चेक करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए बी की तरफ, है ना। तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो गए तो अब ये ए और बी के बीच में क्या, कैसा बनेगा? इस तरीके की बॉन्डिंग बनेगी। अभी यहाँ पर ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे, मान लो बीच में थे, है ना, इन एकदम सेंटर के अंदर थे, बट हुआ क्या? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? मूवमेंट हो गई। मूवमेंट हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन किधर न किधर शिफ्ट हो गए। तो हम सपोज़ करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? बी की तरफ शिफ्ट हो गए। अब बी की तरफ जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है निगेटिव चार्ज। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? बी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो बी के करीब इलेक्ट्रॉन गए ना, तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ेगा? निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहाँ पर बी के ऊपर आएगा माइनस का चार्ज। अभी हम लोग लगाते हैं डेल्टा। डेल्टा क्यों लगाया? इसलिए कि पूरे इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट नहीं हुए ना, है ना। कभी डेल्टा लगता है, कभी नहीं लगता। जहाँ लगेगा बताता हूँ, जहाँ नहीं लगेगा नहीं बताऊँगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन को बी की तरफ शिफ्ट किया। अभी पूरे तो इसके पास नहीं गए, थोड़े बहुत ए के पास भी हैं, तो ये बी पर आएगा माइनस डेल्टा। और ए के ऊपर एक से तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? दूर चले गए, तो ए के ऊपर कौन सा आ जाएगा? प्लस डेल्टा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हुई है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मान लेते हम लोग सेंटर में थे, तो यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूव होकर किसकी तरफ चले गए? बी की तरफ चले गए। तो बी के ऊपर थोड़ा सा माइनस डेल्टा का चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव। डेल्टा क्या होता है? पार्शियल का साइन, मतलब पार्शियल का सिंबल है। तो माइनस डेल्टा मतलब बी के ऊपर क्या आ गया? पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया। ए के ऊपर क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव मतलब क्या बन गई? यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हो गई। पोलैरिटी अगर आप लोगों को याद हो, है ना, पोलैरिटी किसे कहते हैं? पोल्स, है ना। पोल्स मतलब दो अपोजिट एंड, जैसे, है ना, अगर हम लोग अर्थ के अंदर देखें तो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है ना, दो बिल्कुल अपोजिट एंड्स हैं। इसी पोल्स मतलब क्या? दो अपोजिट एंड को पोल बोलते हैं। तो इसी तरह देखो यहाँ पर एक तरफ क्या जनरेट हुआ? माइनस डेल्टा, एक तरफ क्या जनरेट हुआ? प्लस डेल्टा। तो इसको बोला जाता है पोलैरिटी जनरेट होना। आती है बात समझ में? तो यहाँ पर बेसिकली ये जो पोलैरिटी जनरेट हुई, वो पोलैरिटी किसकी वजह से जनरेट हुई? वो पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जनरेट हुई। तो क्या है कि मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब पोलैरिटी जनरेट होना, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। इसको बोला ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? एकदम आसान वर्ड में बताता हूँ। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या होगा? कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी मूवमेंट होती है ना।
किसी एटम की तरफ उनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से आप खुद ही सोचिए कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो किसी न किसी एटम के करीब जाएंगे और किसी न किसी एटम से दूर होंगे। तो जिस एटम के करीब जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, तो जिस एटम के करीब जा रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और जिस एटम से दूर जा रहे हैं उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो एक एटम पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ, पोलैरिटी जनरेट हो गई। आती है बात समझ में। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलैरिटी या रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन, किसकी वजह से पोलराइजेशन क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। समझ में आया क्यों होता है, वो आगे पूरी डिटेल देखेंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। दैट पोलैरिटी उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आगे बात समझ में, यस और नो, सिंपल है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अभी दो टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट मतलब जो हमेशा रहेगा। अब एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल चलो इसी की बात करता हूँ मैं, ए और बी एक मॉलिक्यूल है। चलिए सिंपल पहले बताता हूँ परमानेंट इफेक्ट क्या होगा, और एक होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्या होगा, मान लो एक मॉलिक्यूल है मेरा, और उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक ऐसा एटम है जिस एटम की वजह से पोलैरिटी जनरेट हो रही है। ध्यान से समझना। अभी चलो मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है ए और बी के अंदर ये बी ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। तो ये जो पोलैरिटी जनरेट हो रही है बी की वजह से हो रही है। अच्छा, बी की वजह से पोलैरिटी जनरेट हो रही है, और बी क्या है, बी तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर का एक एटम है ना। अब एक बात बताओ, अगर इसको हमने इसके अंदर से बाहर निकाल दिया, ए बी मेरा एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, उसके अंदर दो एटम है, एक ए है और एक बी है। अच्छा, इसके अंदर जो पोलैरिटी जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से जनरेट हो रही है, बी की वजह से, है ना। बी की वजह से ये पोलैरिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बन रहा है। अब अगर मैं बी को ही यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो ये मॉलिक्यूल बाकी रहेगा क्या, नहीं। इसका मतलब मॉलिक्यूल कब तक रहेगा, जब तक ये दोनों एटम आपस में बॉन्डेड फॉर्म में होंगे, जब तक मॉलिक्यूल रहेगा। और जब तक मॉलिक्यूल रहेगा मतलब ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, और बी है, बी की वजह से क्या जनरेट हो रही है, पोलैरिटी। तो एक बात बताइए, ये पोलैरिटी कभी ख़त्म होगी क्या, नहीं हो सकती। क्यों नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि जब तक बी मौजूद है जब तक पोलैरिटी रहेगी। और बी को हम लोग इसके अंदर से बाहर निकाल सकते हैं क्या, इस मॉलिक्यूल के अंदर से बी को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। क्यों, क्योंकि बी इसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट है। अगर बी को ख़त्म कर दिया तो मॉलिक्यूल बाकी रहेगा क्या, नहीं। तो इसकी वजह से ये जो पोलैरिटी जनरेट हो रही है ना, ये पोलैरिटी एक परमानेंट पोलैरिटी है। मतलब ये जो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा का चार्ज हम लोग देख रहे हैं, ये परमानेंट है। कब तक है, जब तक मॉलिक्यूल अपनी इस फॉर्म में बाकी रहेगा, जब तक ये पोलैरिटी बाकी रहेगी। तो उसको क्या बोला जाता है, परमानेंट इफेक्ट। तो देखो परमानेंट इफेक्ट क्या होगा, ड्यू टू एनी एटम इन मॉलिक्यूल। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जनरेट हुआ, ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोलैरिटी जनरेट हुई वो किसकी वजह से हुई, उस मॉलिक्यूल के अंदर ही का कोई एटम ऐसा है जो उस पोलैरिटी को जनरेट कर रहा है। अब वो जो अंदर ही का एटम अगर पोलैरिटी को जनरेट कर रहा है, देखो एटम तो जब तक मॉलिक्यूल रहेगा, जब तक ये एटम को अपने को मॉलिक्यूल में रखना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो इफेक्ट बन रहा है वो इफेक्ट कैसा बन रहा है, परमानेंट बन रहा है। वो इफेक्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक मॉलिक्यूल बाकी है जब तक ये इफेक्ट रहेगा। अगर मॉलिक्यूल ही ख़त्म हो गया तो फिर तो इफेक्ट ख़त्म होगा, बट जब तक मॉलिक्यूल है हमारे पास, जब तक ये इफेक्ट जो है हमको हमेशा मिलता रहेगा। इसको क्या बोला जाएगा, परमानेंट इफेक्ट। आती है बात समझ में। तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है, इट इज़ जनरेटेड ड्यू टू एनी एटम, और वी कैन से द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जनरेटेड ड्यू टू एनी एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ना मॉलिक्यूल के अंदर का ही कोई एटम अगर कोई इफेक्ट ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बता रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वो परमानेंट इफेक्ट है। आती है बात समझ में। तो अब टेम्पररी इफेक्ट क्या होगा। अब टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है कि मान लो ये एटम है हमारा ए बी, ध्यान से समझना। अब ये जो ए बी है, सपोज करते हैं इन ए बी के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हो रही है वो ए और बी की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, बाहर से एक दूसरा एटम लेकर आता हूँ मैं सी, और वो सी क्या करेगा, ये सी ए और बी के बीच में क्या करेगा, पोलैरिटी बनाएगा। ये प्लस डेल्टा है, माइनस डेल्टा। ये जो पोलैरिटी बन रही है वो पोलैरिटी किसकी वजह से बन रही है, सी की वजह से बन रही है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। मतलब क्या कि जब तक ए बी सिर्फ अकेले मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे तो इनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने इनके करीब सी को लाया तो ये सी ने क्या किया,
सी ने इन दोनों के अंदर पोलैरिटी को जनरेट कर दिया। अब एक बात बताओ, ये जो पोलैरिटी जनरेट हुई है वो किसकी वजह से हुई है? एक बाहर के एटम की वजह से हुई है ना। सी जो है ये ए बी के अंदर का एटम है क्या? नहीं, सी बी जो है ये बाहर, सी जो है वो बाहर का एटम है या बाहर वाला मॉलिक्यूल है। तो वो जब इनके करीब आया तो उसने क्या किया? इन दोनों के अंदर पोलैरिटी को जनरेट किया। अच्छा, जैसे ही अगर हम लोग यहाँ से सी को हटा लेंगे तो पोलैरिटी सी की वजह से जनरेट हुई थी, सी को हमने हटा लिया तो वापस से वो नॉर्मल कंडीशन में इधर आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो पोलैरिटी जनरेट हुई है परमानेंट है क्या? नहीं, ये परमानेंट क्यों नहीं है? इसलिए कि ये जो पोलैरिटी जनरेट हुई है बाहर के मॉलिक्यूल की वजह से, हम लोग रिएजेंट बोलते हैं ना। दूसरे मान लो अगर ये सबस्ट्रेट है तो ये क्या हो गया? रिएजेंट हो जाएगा। तो ये रिएजेंट की वजह से पोलैरिटी जनरेट हुई। सिंपल से एग्जांपल है, मैग्नेट होता है, हम सबको पता है मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो परमानेंट होता है। अच्छा, मान लो मैग्नेट के साथ हमने कोई मेटल का पीस लाया, एक कोई डॉलर लेकर आ जाओ तो डॉलर क्या हो जाएगा? मेटल से अटैच हो जाएगा। अच्छा, उस डॉलर के पास अगर कोई दूसरा मेटल का पीस ले जाओ तो क्या होता है? वो जो दूसरा मेटल का पीस है वो डॉलर के साथ भी चिपक जाता है ना। डॉलर से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब वो जो डॉलर है जो हमने मैग्नेट से लगा कर रखा है वो डॉलर के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ। लेकिन एक बात बताइए, वो जो डॉलर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जो जनरेट हुआ है वो परमानेंट है क्या? नहीं। वो इफेक्ट कब तक है? जब तक वो मैग्नेट उसके साथ लगा हुआ है, जब तक वो डॉलर कैसा काम करेगा? एज अ मैग्नेट काम करेगा। जैसे ही हमने उस मैग्नेट को बाहर निकाल दिया, उस डॉलर के मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर है, इसलिए उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो टेम्पररी। तो सेम केस यहाँ पर तो फिलहाल अभी कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं थी। जैसे हमने इनके करीब सी को लाया, उस सी ने क्या किया? इन दोनों के अंदर पोलैरिटी को क्या कर दिया? जनरेट कर दिया। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जनरेट हुआ है वो सी की वजह से हुआ है। और जैसे हम लोग सी को हटाएंगे वापस से ये अनपोलराइज्ड कंडीशन में आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो इफेक्ट है वो कैसा है? ये टेम्पररी है ना। मॉलिक्यूल के अंदर का कोई एटम तो ये इफेक्ट नहीं बता रहा है, बल्कि बाहर के एक एटम ने या बाहर के किसी मॉलिक्यूल ने ये इफेक्ट जनरेट किया। दैट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। तो टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है? इट इज़ जनरेटेड ड्यू टू अप्रोच ऑफ रिएजेंट। कोई भी रिएजेंट या बाहर का एटम जैसे ही अप्रोच करेगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास, उसकी वजह से पोलैरिटी जनरेट होगी। और जैसे ही उसको हम लोग हटा देंगे वापस से वो अनपोलर फॉर्म में आ जाएगा या नॉन पोलर फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, इतना आपको समझ में आया। चलिए, अब 2-3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमको जो है बहुत डिटेल में देखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनका जो है बहुत यूज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बहुत अच्छी से डिटेल में देखना है। उनमें जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इफेक्ट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। और सबसे पहला उसके अंदर पॉइंट ये याद रखो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मतलब क्या? ये इफेक्ट कैसा होगा? हमेशा रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर। जब तक मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बाकी है, जब तक वो इफेक्ट रहेगा, परमानेंट रहेगा। अच्छा, परमानेंट इफेक्ट है मतलब ये इफेक्ट किसकी वजह से जनरेट होगा? मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई एटम ऐसा होगा जो ये इफेक्ट को क्या करेगा? जनरेट करेगा। इस वजह से ये इफेक्ट कैसा रहेगा? परमानेंट। जैसे हमने देखा ना, परमानेंट इफेक्ट किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू एनी एटम इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई एटम ऐसा होगा जो ये इफेक्ट जनरेट करेगा। बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है? एक टाइप है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। इसमें सिर्फ क्या होगा? जितने भी इफेक्ट हम लोग देखेंगे सिर्फ हमको पोलैरिटी चेक करनी है बस। कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, कैसा पोलैरिटी बन रही है, वो अपने को देखना है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है? इन दिस इफेक्ट इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो हमने इफेक्ट मैंने आपको बताया ना, ये सम काइंड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ही है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। चलो एग्जांपल से आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3 CH2 CH2 एंड Cl। ठीक है, क्या नाम होगा मॉलिक्यूल का? इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन या 1-क्लोरोप्रोपेन बोलो। ठीक है, या इसको प्रोपिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझना, एकदम मतलब अटेंशन के साथ देखो। चलो ये बॉन्ड लिखता हूँ मैं। ठीक है, चलो मान लो कार्बन 1, यहाँ पर देता हूँ कार्बन 2, कार्बन 3, और ये तो हो गई हमारी क्लोरीन। अब सबसे पहले मुझको बताइए, ये वाला जो बॉन्ड है, लेट्स से बॉन्ड नंबर A। ठीक है, ये बॉन्ड नंबर A मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ये जो बॉन्ड नंबर A है किसके किसके बीच में है? ये कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में ये बॉन्ड है ना। अब एक बात बताइए, अगर दो
है ना, एक बॉन्ड है कोई भी दो सेम एटम के बीच में है, तो एक बात बताइए कि ये वाला जो बॉन्ड होगा ये पोलर होगा या नॉन पोलर। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर को या सबसे पहले नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जिसके अंदर जो बॉन्ड बना है वो दोनों तरफ के जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं। द बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन सेम एटम्स। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये भी कार्बन इस तरफ है और इस तरफ भी कार्बन है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड ए है ये दोनों बॉन्ड एक किसके किसके बीच में है? ये वाला जो बॉन्ड है वो दोनों कार्बन के बीच में है ना। अब इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। हमको पता ही है कि कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब खुद ही दिमाग लगाइए कि कार्बन 1 ये भी कार्बन है, कार्बन 2 ये भी कार्बन है। अब दोनों तरफ अगर सेम एटम है तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कुछ डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा, है ना। दोनों तरफ अगर सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम होगी। अब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की सेम है तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी की तरफ शिफ्ट होंगे? नहीं होंगे, बीच में ही रहेंगे ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसे कहते हैं? किसी भी एटम की ऐसी पावर जिससे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों क्योंकि एटम सेम ही है तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम रहेगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बीच में ही रहेंगे, ना इस कार्बन की तरफ जाएंगे ना इस कार्बन की तरफ। तो इनमें कोई माइनस प्लस चार्ज जनरेट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर है। आती है बात समझ में? सेम काम यहाँ पर भी करना है। बॉन्ड नंबर बी की अगर मैं बात करूँ, है ना, बॉन्ड नंबर बी जो है ये भी कौन कौन से कार्बन के बीच में है? देखो ये बॉन्ड नंबर ए कार्बन 1 और 2 के बीच में है और बॉन्ड नंबर बी जो है ये कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में। अब ये बॉन्ड भी बताइए 2 कार्बन के एटम के बीच में है ना, इसका मतलब बॉन्ड नंबर बी के अंदर भी अगर मान लो ये बॉन्ड नंबर बी है तो ये किसके किसके बीच में? कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में। ये वाला बॉन्ड दिख रहा है आपको? कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में। अब इन दोनों के अंदर भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है? नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम एटम है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी हमेशा कहाँ रहेंगे? सेंटर में रहेंगे, ना कार्बन 2 की तरफ शिफ्ट होंगे ना कार्बन 3 की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, नॉर्मल नॉन पोलर बॉन्ड रहेगा। अच्छा, अब आते हैं ये वाले बॉन्ड की तरफ। बॉन्ड नंबर सी को देखो, बहुत ध्यान से समझना। बॉन्ड नंबर सी को देखो, अब वो किसके किसके बीच में? बॉन्ड नंबर सी कार्बन और क्लोरीन के बीच में। यस और नो? बॉन्ड नंबर सी जो है वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में है। अब एक बात बताइए, ये जो सी बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में है, अब उस बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एटम है या डिफरेंट है? डिफरेंट एटम्स है। एक तरफ क्या है हमारे पास? एक तरफ है कार्बन, दूसरी तरफ क्या है? क्लोरीन। अब इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा और हमने इससे पहले भी देखा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे जैसे राइट में जाओगे इंक्रीज़ होगी। तो कार्बन और क्लोरीन के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? इन दोनों के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? क्लोरीन है। मतलब क्लोरीन के पास इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, अगर क्लोरीन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्लोरीन पर चार्ज कौन सा आएगा? माइनस डेल्टा। कार्बन पर चार्ज कौन सा आएगा? प्लस डेल्टा। आ गई बात समझ में? यस और नो? तो अब एक बात बताइए, जो बॉन्ड नंबर सी है ये पोलर है या नॉन पोलर? दिस इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या? ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जिसके दोनों तरफ डिफरेंट एटम अटैच हो, एक कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिससे उनके ऊपर क्या जनरेट होती है? पोलैरिटी जनरेट होती है। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर आएगा माइनस डेल्टा, जिससे दूर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर आएगा प्लस डेल्टा। आगे बात समझ में? तो ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला कैसा है? पोलर बॉन्ड है। ठीक है, सबको समझाइए। ये वाला जो बॉन्ड नंबर सी है ये पोलर बॉन्ड है। अब पोलैरिटी कैसे जनरेट होगी? क्लोरीन पर आएगा माइनस डेल्टा और इस कार्बन पर आएगा प्लस डेल्टा। अब बहुत ध्यान से समझना। आ गई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ, ये बॉन्ड नंबर बी है, ये बॉन्ड नंबर ए है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया हमारा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, यहाँ तक है। अच्छा, अभी हमने देखा कि ये वाला जो बॉन्ड नंबर बी था ये कैसा था? नॉन पोलर था। क्यों नॉन पोलर था? इसलिए कि यहाँ पर कार्बन 2 और कार्बन 3 ये बॉन्ड दोनों तरफ क्या है? कार्बन है, नॉन पोलर है। लेकिन अब एक बात देखिए
कि जैसे यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हुई है ना, क्लोरीन पर आया है माइनस डेल्टा, कार्बन पर आया है प्लस डेल्टा। अब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ध्यान से समझने, बॉन्ड नंबर बी के अंदर के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं, ये कार्बन 3 है, कार्बन 2, कार्बन 3 के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए कार्बन नंबर 3 के ऊपर प्लस डेल्टा का चार्ज है। अब ये प्लस वाला चार्ज हमेशा किसको अपनी तरफ खींचता है? प्लस वाला चार्ज हमेशा माइनस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट होते हैं ना। तो ये जो प्लस डेल्टा का जो चार्ज है कार्बन पर जनरेट हुआ, वो क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन नंबर 3 की तरफ। देखो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि कार्बन नंबर 3 जो उसके ऊपर आ गया प्लस डेल्टा का चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो चार्ज उन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो वो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ थोड़ा क्या करेगा? खींचेगा, जिससे यहाँ के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ हो जाएंगे शिफ्ट। देखो ये जो एरो बताया मैंने, एरो का हेड किसकी तरफ है? कार्बन 3 की तरफ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? कार्बन नंबर 3। अब एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर के थोड़ा इधर शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इससे दूर हो गए ना। कार्बन नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, कार्बन नंबर 3 की तरफ गए, तो इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ गए, तो इस पर भी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। चलो इसको मैं प्लस डेल्टा 1 देता हूँ, तो इसको दे दिया मैंने प्लस डेल्टा। आती है बात समझ में? तो इसके प्लस डेल्टा ने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से इस पर प्लस डेल्टा जनरेट हो गया। अब इसका प्लस डेल्टा क्या करेगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे सेम सिनेरियो यहाँ पर था, सेम सिनेरियो वहाँ यहाँ पर भी रहेगा। तो अब ये जो बॉन्ड ए है, जो पहले नॉन पोलर था, अब उसके अंदर भी क्या जनरेट हो गई? पोलैरिटी, क्योंकि ये प्लस डेल्टा ने इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इस पर कौन सा आ गया? प्लस डेल्टा 3 आ गया। आया समझ में सबको? इस तरीके से ये वर्क होता है। अब चलिए बताइए, तो ये तो प्लस डेल्टा 1 है, ये प्लस डेल्टा 2 है, प्लस डेल्टा 3, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा? इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस डेल्टा 1। देखिए यहाँ पर क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसने थोड़ा एक प्लस पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया। अब ये प्लस डेल्टा 1 ये तो पहले ही थोड़ा कम ही है ना, कमज़ोर टाइप का है, तो वो खींचेगा तो बहुत कितना खींच लेगा? बहुत थोड़ा खींच लेगा। तो ये जो प्लस डेल्टा 1 कर, ये इनके थोड़े इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे प्लस डेल्टा 2 जनरेट हुआ। और ये जो प्लस डेल्टा 2 है, ये प्लस डेल्टा 1 से भी बहुत कम होगा। इस वजह से इसका चार्ज जो है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है? कम होता है। देखो जैसे जैसे ये सबसे मेन आइटम हमारा ये, जिसने माइनस डेल्टा, जिसने इस इफेक्ट को स्टार्ट किया, उसके माइनस डेल्टा के करीब ये प्लस डेल्टा 1 सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, और दूर जाएंगे प्लस डेल्टा 2 थोड़ा वीक हो जाएगा, और प्लस डेल्टा 3 थोड़ा और वीक हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखता हूँ या इनकी स्ट्रेंथ लिखता हूँ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा? प्लस डेल्टा 1, उसके बाद कौन सा रहेगा? प्लस डेल्टा 2, उसके बाद कौन सा रहेगा? प्लस डेल्टा 3। और ये इफेक्ट ऐसे कम होते होते 3 के बाद जो है ना, ये निग्लिजिबल हो जाता है। मतलब वो कुछ ज़्यादा इसके अंदर अब मतलब इतना कम होते जाता है इफेक्ट कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए ज़रा, ये इफेक्ट जनरेट हुआ, पोलैरिटी जनरेट हुई ना। पोलैरिटी कैसे जनरेट हो गई? इधर आ गया माइनस, इधर आ गया प्लस। और किसकी वजह से हुआ? ये हुआ क्लोरीन की वजह से। अब क्लोरीन क्या इसी मॉलिक्यूल का एक एटम है ना, इस वजह से कौन सा इफेक्ट हो गया? परमानेंट। और इसके अंदर हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। देखो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? देखो दो टर्म आएगी हमारे सामने, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डीलोकलाइजेशन। डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे कि मान लो अगर हमारे पास एक बॉन्ड है ना, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, ये वाला, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इस बॉन्ड, इन दोनों एटम के बीच में थोड़ा सा शिफ्ट होते रहेंगे, या बी की तरफ जाएंगे या ए की तरफ जाएंगे। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कभी भी ए और बी की रेंज से बाहर नहीं होंगे। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ए और बी के बीच में इधर उधर क्या होते रहेंगे? शिफ्ट होते रहेंगे। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट याद रखना। और डीलोकलाइजेशन क्या होता है? डीलोकलाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पूरे उड़कर किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं। मतलब अगर इनके अंदर डीलोकलाइजेशन होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़कर कहीं और चले जाते, ए और बी के पास बचते ही नहीं हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ ए और बी के बीच में क्या होंगे? मूव करते रहेंगे, ए और बी की रेंज से बाहर नहीं जाएंगे। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ?
देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, है ना, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, इधर ये कार्बन की तरफ, इधर ये कार्बन की तरफ। तो हर जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने ही दोनों एटम के बीच में क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद रखना, जो इंडक्टिव इफेक्ट एक तो परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि अंदर वाली किसी ने जनरेट किया है, और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। और ये आपको याद रखना है कि जो प्लस डेल्टा 1 है उससे बड़ा है, प्लस डेल्टा 2 उससे थोड़ा वीक है, प्लस डेल्टा 3 और वीक है, और 3 के बाद वो इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब एक बात बताइए, ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा ना। इलेक्ट्रॉन को खींचने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। विड्रॉ करना मीन्स अपनी तरफ खींचना। तो क्लोरीन जो यहाँ पर बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसा काम कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसा एटम, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ऐसा एटम जिसके ऊपर माइनस डेल्टा का चार्ज आए, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, वो बताता है माइनस आई इफेक्ट। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो कौन सा शो करता है, माइनस आई। माइनस आई मतलब निगेटिव, माइनस डेल्टा का चार्ज आया ना इस पर, और आई किसकी वजह से बना है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो हमने आई यूज़ किया। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या बता रहा है, ये क्लोरीन बता रहा है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। आती है बात समझ में? अच्छा, ये जो अल्किल ग्रुप्स हैं, ये सब के सब अल्किल ग्रुप है ना, ये कौन सा इफेक्ट, ये इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस डेल्टा का चार्ज आ रहा है। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं ना, तो उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये जो बताते हैं, ये बताते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब ये दो टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, वो क्या बताएगा, माइनस आई इफेक्ट, और उसके ऊपर हमेशा चार्ज कौन सा आएगा, माइनस डेल्टा। और ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, वो बताएगा प्लस आई इफेक्ट, उसके ऊपर हमेशा चार्ज आएगा प्लस डेल्टा। तो अब देखिए, क्लोरीन के जैसे जितने भी हेलोजेंस हैं वो माइनस आई इफेक्ट बताते हैं। नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, वो माइनस आई इफेक्ट बताता है। साइनाइड ग्रुप, COH ग्रुप, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये बताते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब कि इनको अगर अल्किल ग्रुप के साथ हमने लगा दिया तो वो क्या करेंगे, अल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये ग्रुप्स जो है ना, जनरली क्या बताते हैं, माइनस आई। और यहाँ पर हमने देखा अल्किल ग्रुप, ये सारे के सारे आर, या हम लोग बोलेंगे अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप क्या बताते हैं, प्लस आई इफेक्ट। मतलब क्या, अल्किल ग्रुप हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। सामने वाला जो ग्रुप होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। आगे ये बात समझ में? सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर हमने एक इफेक्ट देख लिया जिसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अगले इफेक्ट को देखेंगे। थैंक यू।